अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे। तबीयत की ख़राबी की वजह से बस छोटी सी वीडियो बन के अपलोड हो रही है। इंशाल्लाह कल आपको मेगा एपिसोड मिलेगी जो 1-1.5 घंटे की होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तुमसे बड़ा धोखेबाज, घमंडी और खुदपरस्त इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम्हें छोड़कर जाने पर पूरी दुनिया के सामने मैं बुरी बन रही हूँ, मगर असल सच तो ये है कि ये सावल खान अफरीदी बहुत बड़ा गेम प्लानर है। फ़ाइका गुस्से से पागल होती जो मुँह में आ रहा था बोली जा रही थी, मगर मिराल को ये सावल की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मुझे पहले थोड़ा बहुत गिल्ट था, मगर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चुरा कर तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया। तुम इसी काबिल हो ये सावल खान अफरीदी। तुम्हारा गुरूर टूटना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने तोड़ दिया है। तुम तो वैसे भी लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं देते। अब तुम्हें एहसास होगा कि लड़कियां क्या कुछ कर सकती हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि अपनी दिवालिया हुई कंपनी मुझे बेच दो और जाकर किसी और मुल्क में अपना घर बसा लो, उसी लड़की के साथ जिसे बाहों में उठाए फिर रहे हो। वैसे भी अब यहाँ के लोग तुम्हारे साथ ना तो कोई बिजनेस डील करेंगे, ना ही तुम्हारी कंपनी को किसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। फ़ाइका के अंदाज में ये सावल के लिए नफ़रत नहीं बल्कि शदीद गुस्सा था, मगर मोहब्बत कहीं नहीं थी। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा है ये सावर खान अफरीदी। तुम अब मेरी सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसोगे। मैं और बिलावल मंगनी कर रहे हैं। मुझे तुमसे कई गुना अच्छा साथी मिल चुका है। हमारी मंगनी में ज़रूर आना। फ़ाइका मंगनी का इनविटेशन कार्ड टेबल पर फेंकती वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि ये सावल उसकी सारी बातें सुनने के बावजूद उसे जवाब नहीं दे रहा था। एक बार अगर वो अपने किसी अमल की वजाहत कर देता तो फ़ाइका ने वहीं बिछ जाना था। आज तक उन दोनों में जब भी लड़ाई हुई थी हमेशा फ़ाइका ने ही मनाया था। ये सावर खान अफरीदी को मनाना नहीं आता था। उसने आज तक किसी को भी नहीं मनाया था, चाहे नाराज़गी हुए महीनों गुजर जाए। जब भी उससे कोई नाराज़ होता था ये सावन उस इंसान को मनाने के बजाय जवाबन खुद भी बोलचाल तर्क कर देता था। उसकी इस हरकत से उसकी ज़िंदगी में मौजूद हर शख्स ही बहुत ज़्यादा ज़िद होता था। उसकी अपनी ज़िंदगी गलती होती थी वो तब भी नहीं मानता था। माफ़ी कैसे मांगी जाती है, अपनी गलती का इजहार कैसे किया जाता है, ये सावन को ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता था। 1 मिनट रुक जाओ फ़ाइका। तुमने अब तक जो भी बकवास की है यहाँ पर, मैंने उस पर कोई जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे नज़दीक तुम्हारी और तुम्हारी इस फजूल नाराज़गी की अब कोई अहमियत नहीं रही। तुमने मेरी कंपनी को जितना भी नुकसान पहुँचाना है उसे मैंने इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मगर अब मुझे ख़ुद पर हैरत हो रही है कि मैंने तुम जैसी दोस्त कैसे बना ली, और ऊपर से तुमसे मोहब्बत का दावेदार होने के साथ साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना चाहा। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ भी इस पूरी दुनिया में कोई होगा। जब तक मैं बिज़नेस की दुनिया में वापस नहीं लौटता तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलने वाली। ये सावल उसकी इतनी चीखों पुकार का चंद जुमलों में जवाब देता एहसास तौहीन के मारे उसका चेहरा लाल कर गया था। मैं तुम्हें दुनिया के सामने इतना बदनाम कर दूंगी कि कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं करेगी और तुम्हारी कंपनी का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। फ़ाइका जाते जाते भी अपना जहर उगलने से बाज नहीं आई थी। वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद ये सावल वहीं सोफे में बैठा आंखें मूंदता नीम तराश हुआ था। फ़ाइका उसकी ज़िंदगी में बहुत पहले से थी, मगर वो भी उसके रवैयों से नाराज़ होकर उसकी दुश्मन बन बैठे थे। ये सावल खान अफरीदी के किसी भी रिश्ते ने आज तक उससे वफ़ा नहीं निभाई थी। वो हमेशा से खाली हाथ रहा था। आज भी उसकी हालत वैसी थी। इसे अब यकीन हो चुका था कि वही बुरा है, सारी खामियां उसी में हैं। जो लोग उसके करीब रहना पसंद नहीं करते। ये सावल का सर शदीद दर्द से फट रहा था। वो बार बार अपनी पेशानी को मसल रहा था जब अचानक उससे अपने माथे पर गुदास नम और मुलायम हाथों का पुरजोर लम्स महसूस हुआ था। ये सावल ने आंखें खोलना चाही थी, मगर मिराल उसकी जलती आंखों पर भी धीरे से अपनी उंगली की पोरों की नरमाहटें बख्शती उसे सुकून पहुंचाने लगी थी। ये सावल का सर जो शदीद दर्द से फट रहा था, उस कंडीशन में हमेशा वो काफ़ी मिकदार में स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाया करता था, और इस हैवी डोज की वजह से अगले कई दिन बेचैन और सोते जागते कैफियत में गुजारने पड़े थे। इस वक्त इस लड़की के इस उदास लम्स पर वो बिना हैवी डोज के भी पुरसुकून महसूस करने लगा था। मिराल आहिस्ता आहिस्ता उसके माथे और कनपट्टी पर मसाज कर रही थी, जिससे ये सावल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अपनी ज़िंदगी की तमाम टेंशन और परेशानियाँ भुलाए हमेशा के लिए ऐसे ही बैठा रहे। उन दोनों के दरमियान जो गहरा रिश्ता मौजूद था उससे फ़िलहाल वो दोनों ही अनजान बने हुए थे, मगर वो इस हकीकत को ज़्यादा टाइम तक झुठला नहीं सकते थे। मिराल ने जाने कितने ही देर ऐसे ही उसका मिजाज करती रही। इस सावल ने उसे रोका नहीं था। उसकी वजह से उसकी मज़ीद हौसला अफजाई हुई थी।
जब काफ़ी देर बाद ये सावल को ऐसे ही बैठे न जाने कितना टाइम गुजर गया तो मिराल ने झुक कर उसे देखा था। वो सो चुका था। मिराल चलती हुई उसके मुकाबले आए थे। उसके मकरूर नकूश इस वक्त मिराल को बहुत प्यारे लगे थे। वो सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मिराल को आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा था कि जैसे वो उस शख्स के प्यार में मुब्तला हो रही है, और वो ऐसा करने से ना खुद को रोक पा रही थी और ना ही रोकना चाहती थी। वो उसके मुकाबले झुकी, न जाने कितनी देर उसे बेखुदी के आलम में तके गई थी। जब वह अपने दिल पर काबू ना रख पाते वो उसकी जानिब झुकी थी और ये सावल की पेशानी पर अपने लब रख गई थी। मेरा दिल कहता है आप बहुत अच्छे हैं। दुनिया का तो काम है दिल तोड़ना और धोखे देना। मिराल नहायत ही आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी करते पीछे हटी थी, मगर उससे पहले कि वो दूर जा पाती ये सावल खान अफरीदी का कसरती बाजू उसके नाजुक कमरे में हमायल होता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। मिराल सीधे उसके सीने पे जा गिरे थे। खौफ के आलम में उसके होंठों से चीख बरामद हुई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सावल जाग रहा है। मिराल का दिल चाहा था चुल्लू भर पानी में डूब मरे। न जाने वो अब उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। मिराल का सर शर्मिंदगी के मारे बिल्कुल झुक गया था। इससे अपनी पलकें उठाना भी मुहाल हुआ था। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपना हक इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम जब तक मेरे निकाह में हो मेरे करीब आने का हक रखती हो। इसमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। जब मुझे तलब महसूस होगी मैं भी अपना हक हासिल कर लूँगा, चाहे छीन कर ही क्यों ना करना पड़े। उसके चेहरे के गिर बिखरे बालों को उंगलियों की मदद से पीछे हटाता ये सावल उसके चेहरे की नर्म आहटों को अपने पोरों से छुआ था। उसके हक छीनने वाली बात का मफहूम समझते मिराल की धड़कनों का शोर बरपा हुआ था। उसका चेहरा ख़तरनाक हद तक लाल हुआ था। उस लड़की ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। मिराल उसका ध्यान अपनी जानिब से हटाने की कोशिश करते बोली थी। वो इस वक्त उसकी गोद में ही मौजूद थी। उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाए वो होले होले लरस रही थी। उसके नाजुक वजूद की ये लर्जिश ये सावल खान अफरीदी के जज्बात में तो यानी बर्पा कर रही थी। मिराल ने एक बार भी उसे दूर होने या उसके हिसाब से निकलने की कोशिश नहीं की थी। उसने जो भी बोला ठीक बोला है। मैं इसी किस्म का इंसान हूँ। मेरे साथ ज़्यादा टाइम कोई नहीं रह सकता। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो उसे यहीं पर तर्क कर दो। मेरे साथ दिल लगाकर दिल की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सावल की बात पर मिराल ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। ये शख्स जितना अनजान जाहिर करता था खुद को उतना था नहीं। वो उसके बिन कहे ही उसके दिल की हर बात जानता था। घबराहट के आलम में मिराल के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हुई थी। ये सावल उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता उठ खड़ा हुआ था। वो मज़ीद ज़्यादा देर इस लड़की को अपने करीब नहीं देख पा रहा था। कोई गुस्ताखी सरजद होने का खौफ था। मगर मैं नहीं जाना चाहती आपकी दुनिया से दूर। मिराल ने साफ को इससे जवाब दिया था। उसको वहाँ से जाता देख मिराल उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। क्यों? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। सावल ने सीने पर बाजू बांधे कड़े तेवरों से उसे घूरा था। इंसान को इतना साफ को नहीं होना चाहिए। मिराल को उसकी बात ने तकलीफ़ पहुँचाई थी। मैं ऐसा ही हूँ। ये सावल खान अफरीदी ने बिना किसी लिहाज के जवाब दिया था। मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। आप मुझे ज़बरदस्ती अपने घर से नहीं निकाल सकते। आप इतने बुरे इंसान नहीं हैं। मिराल ने भी जवाबन ज़िद्दी लहजे में कहा था। मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। अभी खड़े खड़े तुम्हें अपने घर से निकाल सकता हूँ। मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कल का दिन तुम्हारे पास मेरे घर से चली जाना, वरना मैं खुद अपने हाथ से पकड़ कर निकालूंगा। सावन ने उंगली उठाकर उसे संजीदगी से वार्न किया था। ये लड़की उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। निकाह करके लाए हैं हम मुझे यहाँ। अगर साथ नहीं रखना था तो निकाह भी न करते। मिराल आलम अपने असल रूम में आती चंद लम्हों के लिए सावल खान अफरीदी की बोलती भी बंद कर गई थी। तुम हद से बड़े ही हो। मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े इस घर से निकाल सकता हूँ। मैं अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। सावल ने उसे उंगली उठाकर वार्न किया था। सावल शदीद गुस्से में आ चुका था, मगर उसके अंदाज में फ़ायका से बात करने जैसी नागवारी नहीं थी, ना ही उसके सर में कोई दर्द जागा था। मगर फिर भी ये लड़की उस तरह अपने सामने बोलती बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसे। सावल उसकी कलाई थामे बाहर की जानिब बढ़ा था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी थी। बाहर आते ही मिराल को सर्द हवाओं से अपना पूरा वजूद सुन्न होता महसूस हुआ था। उसने बेयकीनी से उस जालिम इंसान को देखा था।
آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ میرال نے اپنے مقابل کھڑے یہ ساول کو دیکھا تھا جو اسے وہاں چھوڑ کر واپس نہیں پلٹ پایا تھا۔ میرال جانتی تھی وہ اتنا سنگ دل اور ظالم انسان نہیں تھا۔ میں اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم اور برا انسان ہوں میرال عالم۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، بہت بھاری رقم کے عوض خریدا ہے تمہیں، صرف اور صرف تمہاری عزت بچانے کے خاطر۔ تم جانتی ہو میری اس میں کوئی دلی رضامندی شامل نہیں ہے، پھر بھی تم کیوں میرے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاؤ، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے تکلیف اور اذیت کے۔ اگر تم یہ سب کر کے میری مدد کرنا چاہتی ہو تو تم تب بھی بہت غلط سوچ پر ہو۔ یہ ساول خان افریدی کو اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ ساول اسے کہتا وہاں سے پلٹ نہیں لگا تھا جب میرال نے اپنے سر کو تھامتے جان بوجھ کر گرنے کی ایکٹنگ کی تھی، جسے سمجھے بغیر یہ ساول آگے ہوتا جلدی سے تھام گیا تھا، مگر میرال کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ہر ایک کو گھما کر رکھ دینے والا یہ ساول خان افریدی اس تھان پان سی لڑکی کے آگے گھوم چکا تھا۔ ہر بات میں غصہ، ضد اور انا کو شامل کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کوئی بات ٹھنڈے دماغ سے بھی سن اور سمجھ لینی چاہیے۔ میرال عالم نے اپنے اندر بھرپور حوصلہ پیدا کرتے یہ ساول کے چہرے کو اپنے روئی جیسے خوداس ہاتھوں میں تھامتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے بہت ہی دھیمے سروں میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اس کی دل فریب آواز اتنی پرسوزی تھی کہ یہ ساول اس صحرا کے سحر میں گرفتار ہوتا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ اس کا گداز لمس یہ ساول خان افریدی کے دل پر اپنا اثر چھوڑ رہا تھا۔ میں آپ سے اپنا کوئی حق نہیں مانگ رہی کیونکہ میرا آپ پر کوئی حق ہی نہیں۔ ہاں، میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے آپ کا، آپ میرے محسن ہیں، میں کبھی آپ سے اپنا کوئی بھی حق مانگنے کی حیثیت میں نہیں ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں ایسا ہی کروں گی، آپ ہمیشہ میری دعاؤں کا محور رہیں گے۔ میرال اپنی بات مکمل کرتے اس کے پاس سے ہٹے تھے۔ یہ شخص سنگ دل تو بہت تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کی بربادی کی وجہ بن رہی تھی۔ کہاں جاؤ گے اس وقت؟ اس کے گیٹ کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھیے ساول خان افریدی نے پوچھا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ میرال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ سنی انسنی کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یہ ساول اب کی بار غصے کے عالم میں قدرے تیز لہجے میں چلایا تھا، مگر میرال نے اب کی بار بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس وقت وہ اس شخص کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی گیٹ کے قریب ہی پہنچی تھی جب اسے اپنے کلائی آہنی گرفت میں جگڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے یہ ساول اسے غصیلی نگاہوں سے گھورا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ دونوں اس وقت موسم سرما کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آپ مجھے گھر سے نکال چکے ہیں، اب میں جہاں بھی جاؤں آپ کا فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میرال کا دل اس کو اپنے پیچھے آتے خوشی سے دیکھ جھوم اٹھا تھا۔ چلو اندر۔ ہمیشہ ہر ایک کی جانب سے اپنا دل پتھر کر دینے والا یہ ساول خان افریدی اس رات کی طرح آج بھی اس لڑکی کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہوا تھا۔ کیوں؟ آپ مجھے گھر سے نکال چکے ہیں۔ میرال کی آنکھوں سے گرتے آنسو بارش کے قطروں کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میرال ٹھنڈ کے مارے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ ساول بھی پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بنا مزید ایک لفظ بھی بولے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میرال کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، وہ اپنی پہلی کامیابی پر اندر ہی اندر مسکرا دی تھی۔ یہ ساول اسے اٹھائے سیدھا اس کے روم میں لایا تھا۔ میرال کے کپڑے گیلے ہو کر اس کے وجود سے بالکل چپک چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کے وجود کا خد و خال نمایاں ہوتے یہ ساول خان افریدی کے دل پر بجلیاں گرا گئے تھے۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی سے اس کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، پھر اس نے جانے کیوں نہیں دیا تھا اسے؟ میرال ٹھنڈ سے کانپنے کے باوجود کپڑے چینج کرنے کے بجائے وہیں کھڑی تھی۔ کپڑے چینج کرو، یہ ساول نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے حکم جاری کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ سرپھری ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسے گیلے کپڑوں کے ساتھ سو جائے۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز مجھے الماری سے کپڑے نکال دیں۔ میرال اسے رخ موڑے کھڑا دیکھ مسکرائی تھی۔ وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ میں فاقرہ کو بھیجتا ہوں۔ یہ ساول خان افریدی کسی کے کام کرے یہ اس کی شان کو بھلا کیسے گنوارا تھا؟ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر وہ اس لڑکی کی جانب سے لاپرواہی نہیں برت پا رہا تھا۔ فاقرہ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، میں نے اسے چھٹی دے دی ہے۔ میرال کی ٹھنڈ سے کانپتی آواز نے باہر جاتے ساول کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ تم نے کس سے پوچھ کر اسے چھٹی دی ہے؟ یہ لڑکی اس کی اجازت کے بغیر اس کے ملازمین پر بھی اپنا حکم چلانے لگی تھی۔ یہ ساول غصے سے اس کی جانب پلٹا تھا، جو ابھی بھی کرسی پر ویسے ہی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے غصے بھرے تاثرات دیکھ کر وہ لمحے بھر کو گڑگڑائی تھی۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز اپنا یہ غصہ میری چینج کرنے کے بعد کر لیجیے گا۔
मिडाल को इसका ज़िद छोड़ना बहुत मज़ा दे रहा था। इसावा ने उसकी मासूमियत और लचाहजत भरे अंदाज में कहने पर फ़ौरन से उसके दिलकश वजूद से अपनी निगाहें चुराई थीं। वो अलमारी की जानिब बढ़ गया था। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए यूँ काम कर रहा था। अलमारी में सामने आया पहला ड्रेस उठाता ये सावल वापस पलटा था। मैं रात को ये हैवी ड्रेस पहन कर सोऊंगी। मिराल ने फ्रंट से मोतियों से भरे शर्ट को देख मासूमियत भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा था। तुम ये सावल वो ड्रेस वहीं सफ़े पर फेंकता आगे बढ़ता मिराल को अपनी बाहों में उठा चुका था। मिराल का दिल उछल कर हलक में आन ठहरा था। ये सावल उसे उठाए सीधा अलमारी की जानिब गया था। निकालो अपना ड्रेस। ये सावल के कहने पर मिराल ने अपना लरसता हाथ आगे करते एक जानिब खड़ा बिल्कुल सादा सा ब्लैक ड्रेस निकाल लिया था। ये सावल के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कनें अजीब लय पर धड़क रही थी। वो दोनों ही इस वक्त पारी से भीगे हुए थे, मगर इस सावल को सिर्फ उसकी फ़िक्र थी। मिराल इसके लिए यह एहसास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये सावल उसे वैसे ही उठाए वॉशरूम के सामने लाते नीचे उतार गया था। मिराल की लरसती निगाहों का रक्स ये सावल खान अफरीदी की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। वो उसे यकटुक तके क्या था। चेंज कर लो। इसाबल उसे कहता वहाँ से पलट गया था। मिराल वहीं खड़ी उसे रूम से जाते देख रही थी। आपसे अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप पूरे नहीं हैं और ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने साबित करूँगी। अगर मेरे रब ने हम दोनों की किस्मत का एक साथ लिख दिया है तो मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। मिराल के होंठों पे दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसके हर अंदाज से ये सावल खान अफरीदी के लिए फ़िक्र झलक रहे थे। सावल सीधा अपने रूम में आया था। उस लड़के ने आज उसे अपने आप में ऐसा उलझाया था कि वो अपनी परेशानियों तो भूल ही चुका था। सिगरेट सुलगाते एक लम्हे के लिए बेइख्तियारी में उसने इर्द-गिर्द देखा था कि कहीं ये सिगरेट का धुआं फिर से उस लड़के तक ना पहुंच जाए, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी इस हरकत पर खुद ही मुस्कुरा दिया था। कुछ लम्हे बाद कुछ सोचते उसने उसामा का नंबर डायल किया था। ज़हे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोगों ने कॉल की है हमें। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको कि आपका एक अदद दोस्त भी है। कॉल अटेंड करते ही उसामा सलाम दुआ किए बगैर शुरू हो चुका था। तुम आजकल कुछ ज़्यादा बकवास करने लगे हो, ये सावल ने सिगरेट के धुएं को देखते कहा था। हाँ, अब तुम्हारे पास प्यारी बातें करने वाली आ चुकी है, मेरी बातें बकवास ही लगती हैं तुम्हें। उसामा की अगली बात पर ये सावल के होंठों पर फिर से मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो अपनी इस कैफियत में खुद ही हैरान होता सरजरिश कर गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस आने के बारे में सोच रहा हूँ। इस सावल की बात पर दूसरे अचानक पानी का गिलास होंठों से लगाते उसामा को ज़ोर से खांसी आ गई थी। तुम सच कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारी कंपनी पर फातिहा पढ़ दी थी। उसामा हैरत के मारे बोला था। मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ रख लो कल। मैं कल से सब कुछ खुद देखूंगा। तुम अब अपनी कंपनी पर ध्यान दो। ये सावल के घर मौजूदगी में उसामा अपनी कंपनी के साथ साथ उसके कंपनी के भी तमाम मामला देख रहा था, इसलिए ये सावल उसे जानबूझकर ऐसे बोला था। बहुत ही नाशुक्र हो तुम। उसामा ने मुस्तैद खफगी का इजहार किया था। वो एक दूसरे के लिए भाइयों से कहीं ज़्यादा बढ़कर थे, एक दूसरे की खातिर जान देने को तैयार रहते थे। इसावल का मैनेजर फ़ायका के साथ मिला हुआ था। उसने इसावल की सारी इन्फॉर्मेशन फ़ायका तक पहुंचाई थी, जिसको इसावल ने निकाल दिया था। अब उसे इस पोस्ट पर बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान की ज़रूरत थी, जिसके लिए कल जाते साथ ही वो इंटरव्यू लेने का इरादा रखता था। कल उसके जाते ही सब कंपनीज में फिर से खलबली मचने वाली थी। ये सावल खान अफरीदी का वापस लौटना आम बात नहीं थी। सब कंपनी जो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट बटोर कर बैठी थी, ये सावल खान अफरीदी उनसे साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट छीनने की सलाहियत रखता था। अपनी फ्रेंड हलीमा से रब्ता करते अलमाश हॉस्पिटल जाने के बजाय बलोच हवेली आ गई थी, जहाँ इस वक्त रौनकें अरूज पर थी। बलोच हवेली के सबसे बड़े और लाडले चश्मो चराग का निकाह था। सब ख़वातीन फुल बलोची लिबास में तैयार जश्न मनाने में मसरूफ़ थी, मगर कहीं कहीं किसी के चेहरे पर मानशराजी की धमकी को लेकर खौफ भी मौजूद था। अबाद इस वक्त घर पर नहीं था। अलमाश को ये बात हलीमा से ही पता चली थी। बाकी सबकी तरह अलमाश ने भी मौके की मुनासबत से रेड कलर का निस्बतन कम काम वाला बलोची ड्रेस पहन रखा था। बालों को माथे से खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाकर उसने बालों की चुटियों में फूल पर उसे कंधे पर डाल रखा था। कोनों में छोटे छोटे टॉप्स पहन कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने वो अपनी जानिब से अपनी बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी। उसे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो उसने दोनों कलाइयों में पहनी हुई थी और बलोची स्टाइल में थोड़ी और माथे पर स्याह डॉट्स बना रखे थे। सब लोग नाच गाने में मसरूफ़ थे। हवेली के ख़वातीन तो अपने मखसूस अंदाज में डांस कर रहे थे। एक अलमाशी थी जो अपने खून होते दिल के साथ एक कोने में बैठी भीगी सी मुस्कुराहट के साथ इन सब की दायमी खुशियों के लिए दुआ गो थी। ये सब लोग आबाद बलूच को अजीज़ थे, तो भला उसे कैसे ना होते। वो बस यही दुआ कर रही थी कि अगर उस शादी के बाद बलूच की खुशी और दिली जज्बात शामिल थे तो ये शादी ज़रूर होनी चाहिए थी। मोहब्बत हासिल ना कर पाना कितना तकलीफ़ दह होता है, ये इससे बेहतर कौन जान सकता था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई भी तकलीफ़ आबाद को मिले। अलमाश वहाँ क्यों बैठी हो, आओ डांस करो।
आबाद की खाला जिससे अलमाश की थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो उसके करीब आई थी। अलमाश को बहुत अच्छा डांस आता था। हलीमा ने अलमाश के घूरने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार नहीं की थी। जो बात सुनते ही वहाँ मौजूद सारी ख़वातीन अलमाश का डांस देखने पर बसित हो चुकी थी। अरे अलमाश, सब बच्चियाँ खुशी मना रही हैं, आप भी आ जाओ। आबाद बलोच की वालदा ने सबके साथ इसरार किया था, जिसके बाद अलमाश इनकार नहीं कर पाई थे। उसके लिए स्पेशल बलूची सॉन्ग लगाया गया था। वो चेहरे पर दिल फरेब से मुस्कुराहट सजाए डांस कर रही थी। उसके सर से दुपट्टा खिसक कर नीचे गिरा था। वहाँ आसपास सारी ख़वातीन ही थी, इसलिए दुपट्टा गिरने का नोटिस नहीं लिया था अलमाश ने। वो इस वक्त सुर्ख लिबास में बहुत हसीन लग रही थी। उसके आगे की फूलों से गंदी बालों की चुटियाँ उसके हल्के हल्के रक्स पर बार बार उसके गालों से टच हो रही थी। जब उसी लम्हे आबाद बलोच वहाँ दाखिल हुआ था, सब लोग अलमाश के रक्स में इस कदर मसरूफ़ थे कि किसी को आबाद के आने की खबर ही नहीं हुई थी।